जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का न्यू लाइफ क्लासेस में। इस वीडियो के माध्यम से हम हिंदी व्याकरण के सीरीज का प्रथम वीडियो वर्णमाला का प्रारंभ करेंगे। साथ ही उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको भी हम सॉल्व करेंगे। व्याकरण दो शब्दों से मिलकर बना है। वी धन आकरण बराबर क्या होता है? व्याकरण। तो हम जानेंगे कि व्याकरण हम पढ़ते क्यों हैं और व्याकरण का अध्ययन क्यों जरूरी है हमारे दिनचर्या के लिए। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के नियमों और व्यवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के नियम और व्यवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त होता है और साथ ही व्याकरण भाषा के निश्चित सीमा में भाषा को निश्चित सीमा में बांधता है, जिससे भाषा का प्रवाह तथा अवरोह बना रहता है। उसके जानने से पहले कुछ चीजों के बारे में हम और जान लें कि किसी भी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम उसके वर्णों पर विचार किए जाते हैं। तत्पश्चात उसके शब्दों पे, उसके बाद वाक्य पर विचार किया जाता है। इस प्रकार व्याकरण के 3 अंग माने जाते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। तो चलिए वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्ण का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। अखंडित ध्वनि जिनके और टुकड़े नहीं किए जाते, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह वर्ण कहलाती है। और हिंदी में वर्णों की संख्या 52 होती है। हिंदी में एक बार पुनः मैं याद दिलाऊं कि बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी में वर्णों की संख्या 52 होती है। जिस प्रकार हम फूलों की माला तैयार करने के लिए फूलों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार वर्णों का क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप वर्णमाला कहलाता है। ठीक उसी प्रकार वर्णों का क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप वर्णमाला कहलाता है। अब हम बात करेंगे कि वर्ण के बारे में हमने काफी सारे चर्चाएं की थी, जिसमें मैं आपको बता दूं कि वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। वर्ण के 2 भेद होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। तो हम चलिए स्वर को हेडिंग बना के स्वर के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। आप देखिए, जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वे स्वर कहलाते हैं। और एक और डिफिनेशन है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। क्लियर है आपको? चलिए आगे पढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। स्वरों की संख्या 11 में अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये टोटल 11 स्वर होते हैं। जो स्वर हम लोगों ने पढ़ा, तो स्वर के टाइप के बारे में, प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे कि उच्चारण के आधार पे स्वरों को 3 भागों में बांटा गया। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। इनको एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं और इनको मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर को हम द्विमात्रिक भी बोलते हैं और प्लुत स्वर को हम त्रिमात्रिक भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इसका हम अभी आगे अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम ह्रस्व स्वर के बारे में जान लें। जिन वर्णों के उच्चारण में
बहुत कम समय लगता हो उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। अ ई उ री, अ ई उ री। फिर हम बात करते हैं दीर्घ स्वर, जिसको अभी मैंने बताया, जिसको द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इनकी परिभाषा, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुने का समय लगता हो उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं और इनकी संख्या 7 होती है। आ, ई, उ, ए और ओ औ। दोबारा हम बता दें, आपके ह्रस्व स्वर में अ था और देखिएगा आप दीर्घ स्वर में आ है, तो उसका बड़ा रूप ही लिया जाता है, जैसे आ, ए, उ, ए, ओ और औ। तो टोटल दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। अब हम आते हैं फ्लूट स्वर के बारे में। फ्लूट स्वर के उच्चारण बारे में सबसे पहले हम बात करें कि इनको त्रिमात्रिक भी स्वर कहते हैं और इनका डिफिनेशन, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुने अधिक समय लगता हो, जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता हो उन्हें फ्लूट स्वर कहते हैं। एक बार पुनः मैं बता दूं कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना अधिक समय लगता है उन्हें फ्लूट स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग मंत्रों में पाया जाता है तथा इनका प्रयोग दूर खड़े व्यक्ति को बुलाने के लिए भी किया जाता है। जैसे मान के चलिए कोई दूर व्यक्ति है तो राम करके बुलाया जाता है। वैसे एक सा एग्जाम्पल है, मैंने बताया कि इसका प्रयोग मंत्रों में किया जाता है, तो ओम, राम आदि शब्द फ्लूट स्वर के अंतर्गत आते हैं। चलिए पुनः स्वरों के प्रकार के बारे में हम पुनः पढ़ते हैं। स्वरों के प्रकार, जीभ के प्रयोग के आधार पे स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। जीभ के प्रयोग के आधार पे स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर, तीसरा पश्च स्वर। अब अग्र स्वर के बारे में हम जानेंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं और इनकी संख्या 4 होती है। ई, ए। पुनः हम एक बार देखेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है उन्हें अग्र स्वर, अग्र मतलब आगे का भाग काम करता है, उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ई, ए। इनकी संख्या 4 होती है। ई, ए। मध्य स्वर के बारे में बात करते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग मतलब बीच वाला भाग कार्य करता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। जैसे हम बोल के देखेंगे अ। जब आप बोल के देखेंगे बेटा तो आपको क्लियर होगा कि कैसे मध्य स्वर का उच्चारण हम करते हैं। ठीक डिफिनेशन की तरह, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। उनकी संख्या 1 होती है, अ। फिर हम बात करेंगे पश्च स्वर के बारे में। तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग काम करता है उन्हें हम पश्च स्वर कहते हैं। एक बार पुनः आपको मैं बता दूं कि हमने 3 तरह के पूछे, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र में जीभ का आगे का हिस्सा काम करता है और मध्य में उच्चारण में जीभ का बीचों बीच का हिस्सा काम करता है, मतलब बीच वाला भाग काम करता है। वैसे ही पश्च में जीभ का पिछला भाग काम करता है। तो जब आगे का भाग अग्र भाग काम करेगा तो अग्र स्वर संख्या 4 ई, ए। आप उच्चारण करके भी देख सकते हैं। मध्य का भाग काम करेगा तो अ और पश्च
स्वर में पीछे का भाग काम करेगा जीभ का, तो आपका होगा आ, उ, ओ, औ और आ। ये भाग पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। चलिए स्वरों के प्रकार में हम पढ़ेंगे मुख्य द्वार के खुलने के आधार पे। स्वरों के प्रकार में मुख्य द्वार के खुलने के आधार पे जो स्वरों को 4 भागों में वर्गीकरण किया गया है। कितने भागों में? 4 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें से पहला है विवृत। विवृत मतलब इंग्लिश में ओपन बोलते हैं। ओपन, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार पूरा खुलता है उसे विवृत स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार पूरा खुलता है उन्हें विवृत स्वर कहते हैं। जैसे आ, जब आप बोलेंगे आ, एक बार बोल के अभ्यास जरूर करें। जब एक बार आप बोलेंगे आ, तो आप देखेंगे जो आपका मुख्य द्वार है वो पूरा खुल रहा है। इसी के साथ जब आप अगले पॉइंट को देखेंगे अर्धविवृत। अर्धविवृत में जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार आधा खुलता है उन्हें अर्धविवृत कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार आधा खुलता है उन्हें अर्धविवृत कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अ, ए, औ और आ, ए, औ, आ। आप देखिएगा इन स्वरों के उच्चारण में जो मुख्य द्वार है वो आधा खुलता है। जैसे आप बोलेंगे अ, तो आप देखिएगा पूरा मुख नहीं खुल रहा है पूरा। एक बार आप अभ्यास करके भी देख सकते हैं अ, ए, औ। और देखिए इसका तीसरा पॉइंट है अर्धसमृत। तीसरा पॉइंट अर्धसमृत। अर्धसमृत में क्या होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार आधा बंद रहता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार आधा बंद रहता है तो इसको अर्धसमृत कहते हैं। जैसे ए, औ, ए, औ। और चौथा है समृत। समृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार लगभग बंद रहता है उसको समृत बोलते हैं। जैसे आप बोल के देखेंगे जब ई, ऊ, जब आप बोलेंगे ई, जब भी आप बोल के जब आप अभ्यास करेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे ई, ऊ। आप देख रहे हैं कि इसमें जो मुख्य द्वार है वो लगभग बंद के समान है। इसी को समृत बोलते हैं। इसी को समृत बोलते हैं या इसी को समृत स्वर भी बोलते हैं, जो बार बार एग्जाम में इससे भर भर के क्वेश्चन निकल के उभर के आते हैं। अब हम बात करेंगे स्वरों का उच्चारण स्थान। आप देखते हैं कि कौन सा स्वर हम कहाँ से उच्चारित करते हैं इसका ज्ञान हमें नहीं है, तो इसके बारे में हम कैसे पता करें, कैसे अनुमान लगाएं और कैसे हम उस चीज को, उस वर्ण को आभास करें कि ये वर्ण मुख के किस हिस्से से बोला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो अ और आ होते हैं, जो स्वर में अ और आ होते हैं, आप जब बोलेंगे अ और जब बोलेंगे आ, तो आप देख रहे हैं जो आपकी जिह्वा है वो कहीं भी स्पर्श नहीं कर रही है। और जब आपकी जिह्वा कहीं भी
स्पर्श नहीं करेगी, इसका तात्पर्य यह है कि वे वर्ण कंठ से उच्चारित हो रहे हैं। इसी में अगला जो है ई, इसमें आप जब बोलेंगे शुद्ध रूप से, जब आप ई बोलेंगे तो आप देखेंगे जो आपके मुख का जहाँ ई जीभ, आपकी जो जीवा है वो जहाँ स्पर्श कर रही है, बोल के एक बार देखिए ई, वो आपका भाग तालु है। और इसको 1 से 2 बार अभ्यास करने के बाद स्वरों के उच्चारण स्थान में अब हम ऊ को देखेंगे। ऊ को उच्चारण जब भी हम कर रहे हैं तो हमारे जो ओठ हैं वो आपस में स्पर्श कर रहे हैं। आप एक बार बोल के देखिए ऊ। जब आप बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपस में स्पर्श कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ऊ का उच्चारण स्थान ओठ है, ऊ का उच्चारण स्थान ओठ है। फिर हम ऋषि री के बारे में बात करेंगे। ऋषि री जब हम बोलेंगे तो ये हमारे दांत के ऊपर वाले हिस्से को स्पर्श करता है। दांत के ऊपर वाले हिस्से को, जैसे ट ठ ड ढ भी जहां स्पर्श करते हैं, एक बार बोल के देख सकते हैं आप, ट ठ ड ढ। फिर आप री भी बोलेंगे तो वहीं पे स्पर्श करेगा। इसका तात्पर्य यह है कि ऋषि री का उच्चारण स्थान मूर्धा है। मूर्धा कहाँ होता है, हमारे दंत जो दांत होता है ठीक उसके ऊपर वाला जो भाग होता है वो मूर्धा होता है। और हम जब देखेंगे ए तो ए आपको बता दें कि ये ए जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। अ प्लस ई बराबर क्या होता है ए। तो अ का उच्चारण स्थान कंठ और ई का उच्चारण स्थान तालु। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु होगा। ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु होगा। अब उसमें एक और वर्ण आते हैं ओ और औ। ओ और औ, ओ भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। ओ भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। और ऊ बराबर आपके होते हैं ओ, और ओ बराबर आपके होते हैं औ। तो अ और ऊ बराबर जब ओ होते हैं तो अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है और ऊ का ओठ होता है। इसीलिए अ और ओ का उच्चारण स्थान कंठ और ओठ होता है, जिसको एक में बोलते हैं कंठोष्ठ। और देखिए, यदि आपको स्वरों के और व्यंजनों के तो अभी मैंने बताया नहीं है, यदि आपको उच्चारण स्थान में थोड़ी भी समस्या आ रही है तो मैं स्वर और व्यंजन दोनों का एक मिक्स करके और अच्छे से आपका उच्चारण स्थान समझा दूंगा आगे एक वीडियो बना के। पीछे हमने पढ़ा था कि स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर में हमने बोला था स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। तो हम लोग वर्ण के बारे में ये भी पढ़ा था कि वर्ण के 2 भेद होते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक स्वर दूसरा व्यंजन। तो स्वर के बारे में हम लोगों ने विस्तार पूर्वक पढ़ लिया था। अब हम व्यंजन के बारे में भी विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले व्यंजन किसे कहते हैं। तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। ये बार बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो व्यंजनों की संख्या हिंदी में 33 होती है। व्यंजन किसे कहते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या
33 होती है। और व्यंजनों के भेद के बारे में पढ़ा जाए तो व्यंजन के भेद होते हैं, स्पर्शी व्यंजन होते हैं, अंतस्य व्यंजन होते हैं, उष्म व्यंजन होते हैं। तो स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम आज जान लेते हैं। स्पर्शी व्यंजन को स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं। स्पर्श व्यंजन का अर्थ ही होता है छूना। स्पर्श का अर्थ ही होता है, क्या होता है, छूना। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जीभ, कंठ, तालु, मुर्दा, दांत, ओठ को आदि को स्पर्श करते, मतलब विभिन्न भागों को स्पर्श करते हुए आए ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में जो वर्ण होते हैं वो विभिन्न भागों को, जैसे मैंने बताया पहले तालु, फिर मूर्धा, उसके पहले मैंने कंठ बताया, फिर तालु बताया, मूर्धा बताया, दंत बताया, ओट्स बताया। ये विभिन्न भागों को स्पर्श करते हुए, स्पर्श का अर्थ छूना, करते हुए आए तो उसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है और इनको 5 वर्गों में, 5 भागों में बांटा गया है। 5 वर्गों का तात्पर्य ये है कि क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंग, ये इनके 5 वर्ग हैं। 5 वर्ण आते हैं। क वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं। इसी तरह ट वर्ग के अंतर्गत भी 5, ट वर्ग के अंतर्गत भी 5, त वर्ग के अंतर्गत भी 5 और प वर्ग के अंतर्गत भी 5 आते हैं वर्ण। तो टोटल स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है और जिनको अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं विभाजित किया गया है। स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों को ध्यान पूर्वक देखें। ये जो आपके टोटल स्पर्श व्यंजनों की संख्या यदि पूछे तो कितनी होगी, 25 होगी। और आप देख रहे हैं इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। आप देखिए कि पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, 5वां वर्ग, सब में क, च, ट, प के अकॉर्डिंग इनको विभाजित किया गया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। मगर आपको एक मुख्य बात बता दें कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 तो होती ही है, साथ में जो लास्ट वाले आपके वर्ण हैं अंग, इया, अड़, न, म, अंग, इया, अड़, न, म, इनको पंचमाक्षर भी बोलते हैं। इनको पंचमाक्षर भी वर्ण बोलते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान अपने वर्ग के वो सदस्य होता है, साथ साथ नाक से भी इनका उच्चारण होता है। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं, अनुनासिक। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका से भी हवा निकलती है उन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अनुनासिक वर्ण, जैसे आप बात करते हैं चांद, चांदनी, तो ये क्या है, जो ऊपर चिन्ह लगे हुए हैं ये क्या है, अनुनासिक है। और एक अयोगवा वर्ण भी आते हैं जिनको ना तो स्वर में काउंट किया जाता है न ही व्यंजन में। तो आप देखते होंगे, पहले इसकी परिभाषा हम जान लेंगे। वे वर्ण जिनकी गिनती ना तो स्वरों में की जाती है न ही व्यंजनों में, वे अयोगवा वर्ण कहलाते हैं। क्यों स्वरों में नहीं की जाती है? हमने आपको बताया कि हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। अ से लेकर औ तक 11 ही वर्ण आते हैं और जो 2 वर्ण बचते हैं की गिनती, उनकी संख्या न तो स्वरों में ही काउंट होती है न ही व्यंजनों में। आप देख सकते हैं तो दोनों में काउंट नहीं होती है, तो उन वर्ण को बोला क्या जाता है, इसके बारे में भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो अंग को अनुस्वार कहते हैं और अह को विसर्ग कहते हैं। अंग को अनुसार कहते हैं, अंग की मात्रा होती है अंग, जैसे
पंकज, पंकज में अंग की जो मात्रा होती है, अंग जो होता है अंग, अह, तो अंग को अनुस्वार कहते हैं और अह को विसर्ग भी कहते हैं। फिर हम अगले पॉइंट पे आते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होता है, चलिए इनके बारे में भी हम जान लें। तो जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा का अग्रभाग, नोक जो एक झटके के साथ नीचे गिरता हो, वे उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ड ढ, आप जब देखते हैं, जैसे हम बोल दे पढ़ाई, पढ़ाई, आप देख रहे हो पढ़ाई में क्या हो रहा है, नीचे की तरफ, नीचे के तरफ, ढाई में जब बोलते हैं पढ़ाई, नीचे के तरफ जो वर्ड होता है एक झटके में गिरते हैं, उन्हीं को उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है, ड ढ। दोस्तों हम बता दें कि जीवन में उतराव चढ़ाव आते हैं, लेकिन निरंतरता ही आपके जीवन को सफल बनाता है। आप किसी चीज से भागेंगे तो उस शब्दों को, उन वर्डों को आप सीख नहीं जाएंगे। तो इसके लिए यही है कि आप निरंतरता के साथ आगे बढ़ते रहिए, परिणाम के बारे में मत सोचिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने मुख्य बिंदु पे। अब वर्ड आते हैं प्रकंपित व्यंजन क्या होता है। प्रकंपित, लग रहा है ना कंपित हो रहा है, भूकंप जैसा माहौल क्रिएट हो रहा है, तो बिल्कुल यही है। आप मान के चलिए कि जिनके उच्चारण आप करेंगे, तो जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जीवा में 2 से 3 बार कंपन होता है, उन्हें प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं र, र जब आप बोल रहे हैं बार बार, तो कहीं ना कहीं आपकी जो जिह्वा है वो 2 से 3 बार कंपन कर रही है। आप बोल कर भी देख सकते हैं। तो बार बार एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्रकंपित व्यंजन किसे कहते हैं, प्रकंपित व्यंजन किसे कहते हैं। तो आज आप भूलेंगे नहीं, प्रकंपित व्यंजन जो होता है र होता है। और पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन मतलब जो पीछे से वर्ड बोले जाते हैं, जो पीछे से वर्ड बोले जाते हैं। जैसे ल जब आप बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो जिह्वा है वो पीछे की तरफ मुड़ रही है। आप बोल के देख सकते हैं ल, तो इसी को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 1 होती है, ल। अब हम बात करेंगे संयुक्त व्यंजन के बारे में। संयुक्त मतलब आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक व्यंजन से अधिक व्यंजन आपस में मिल के कह रहे हैं कि हम संयुक्त हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही होता है। संयुक्त व्यंजन में 2 व्यंजन वर्णों के गुण पाए जाते हैं, 2 व्यंजन वर्णों के गुण पाए जाते हैं। यह कैसे, पहले तो हम बता दें कि जिन व्यंजन वर्णों में 2 व्यंजन वर्णों के गुण पाए जाते हों वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है, छ, त्र, ज्ञ, स्र। तो जो छ है, छतरी वाला छ है, वो 2 व्यंजनों का गुण पाया जाता है, 2 व्यंजनों से मिलके बना। अब देखिए क और स से मिलकर जो बनते हैं, क और श से मिलके छत्री श बनते हैं। और देख सकते हैं एग्जाम्पल में अक्षर, तो आप देखते हैं बड़े बड़े नेताओं जब बोलते हैं तो अपने उच्चारण में कभी कभी ऐसे भी वर्ण कर देते हैं अक्षर। जब बोलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि क का वो लोग गलत उच्चारण कर रहे हैं, मगर वो मुख्य रूप से उनको जो बताने वाले होते हैं बड़े बड़े अधिकारी होते हैं। जैसे योगी जी ही अपने उच्चारण शब्दों में बहुत अच्छे शब्दों का चयन करते हैं। फिर हम बात करते हैं अगले वर्ड त्र, त और
र के संयोग से मिलकर बना है। ज्ञ भी ज और या के संयोग से मिलकर बना है। और स्र जो होता है वो तालव्य श और र से मिलकर बना है। तो आप ध्यान रखें इन बातों को कि कौन सा वर्ण किन दो वर्णों से मिलकर बना है, खासकर संयुक्त व्यंजन। तो चलिए एक बार हम लोग साथ में देखते हैं कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ, स्र, जिसमें से छ जो होता है क और मूर्धा स्वर से मिलकर बना होता है, मूर्धन्य स्वर जिनको बोलते हैं। फिर त्र और त और र से मिलकर बना होता है। ज्ञ ज और इया से मिलकर बना होता है। और स्र जो होता है तालव्य श और र से मिलकर बना है। आपको हम आगे बताएंगे कि मूर्धन्य स, तालव्य स और दंत स कौन कौन सा होता है। कई बार हम लोग बस ये जानते हैं कि ये सांप वाला स है, ये षटकोर वाला स है, ये सलजम वाला स है। तो इनके भी नाम होता है दोस्तों। इनके बारे में भी हम आगे बिल्कुल पढ़ेंगे और विस्तार पूर्वक समझेंगे। अगला जो व्यंजन हमारा आता है दंतोष्ट व्यंजन। दंतोष्ट के साथ ही आपको ये लग रहा है दंत धन ओष्ठ बराबर दंतोष्ट। तो बिल्कुल हाँ दोस्तों, ये दो व्यंजन वर्णों के उच्चारण के साथ होता है दंतोष्ट। दंतोष्ट व का उच्चारण स्थान ही दंतोष्ट है। दंतोष्ट का तात्पर्य दंत और ओष्ठ के द्वारा ये उच्चरित होती है। देख रहे हो, वह जब बोलोगे तो कहीं ना कहीं आपकी जिह्वा, आपकी जो जिह्वा है वो दंत पर भी, एक दंत को भी स्पर्श करेगी और जो आपके ओठ हैं वो आपस में भी स्पर्श होंगे। इसीलिए दंतोष्ट वर्ण व को बोलते हैं। अब हिंदी में बात कर लेते हैं। वन रक्षक विभाग में एक क्वेश्चन आया था, काकल्य व्यंजन किसे कहते हैं? काकल्य व्यंजन ऐसा व्यंजन होता है जिनका उच्चारण प्रमुख रूप से कंठ द्वार के द्वारा प्रयोग किया जाता है। इनमें ह शामिल है। हम बता दें कि काकल्य वर्ण ह होता है। क्या होता है? ह होता है। और आखिरी आगत व्यंजन किसे कहते हैं? वे व्यंजन विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? आगत व्यंजन बोलते हैं। आगत व्यंजन बोलते हैं जैसे कि ज और फ। आप देखते हो जहर लिखते हो तो नीचे जो बिंदी लगती है आपको पता ही नहीं चलता है कि वो क्या होता है। असल में वो आगत व्यंजन होते हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए होते हैं। तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि ये वीडियो यहीं पे समाप्त किया जाए और जितना भी हम लोग पॉइंट को पढ़े हैं इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे और जितने भी कंसेप्ट भी होंगे जो आगे बचे होंगे वर्णमाला से रिलेटेड, उनका हम अगले वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और ये याद रखना दोस्तों कि जो मेहनत करते हैं उन्हें कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। जो मेहनत करते हैं उन्हें कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता है। और जो मेहनत नहीं करते हैं वो बस समय को और दूसरों को कोसते रहते हैं। तो आपको चयन करना है कि आप बनना क्या चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं और आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। इसी के साथ दोस्तों मैं आशा करूंगा कि आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे मनोबल को और बढ़ाएं, जिससे मैं और तत्परता के साथ वीडियो बनाऊं और आपके लिए जो लाभदायक, लाभप्रद साबित हो। जय हिंद दोस्तों।